नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आगामी चारधाम यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से चारधाम यात्रा के दौरान संभावित आपदाओं का प्रभावी तरीके से सामना करने और चारधाम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल माह में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग तथा यूएसडीएम के स्तर पर लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एनडीएमए से चारधाम यात्रा के दौरान आपदा केंद्रित मॉक ड्रिल को लेकर टेंटेटिव शेड्यूल प्राप्त हुआ है। उसे देखते हुए यूएसडीएमए ने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। साथ ही विनोद कुमार सुमन ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग मुख्य जनपद है, जबकि टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून ट्रांजिट जिलों की श्रेणी में आते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के टेंटेटिव शेड्यूल के अनुसार 14 अप्रैल को ओरिएंटेशन एवं कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। 22 अप्रैल को टेबल टॉप एक्सरसाइज तथा 24 अप्रैल को मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। आप जानते हैं कि उत्तराखंड आपदा की जिससे बड़ा ही संवेदनशील राज्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार आपदा के प्रत्येक पहलू पर दृष्टि बनाए रखी जाती है। लगातार निर्देश मिलते रहते हैं हम लोगों को। और आपदा के लिए अभी हम लोग मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए। उसके अलावा सभी जनपदों को आपदा से सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। धनराशि हम पर्याप्त धनराशि लगभग 600 करोड़ के आसपास धनराशि हमने जनपदों को रिलीज किया था इस वित्तीय वर्ष में। अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी अप्रैल में हम धनराशि निर्गत करेंगे जनपदों को। जो भी उपकरण उनको चाहिए, सारे प्रकार के उपकरण उनको खरीदने के लिए कहे गए हैं कि अपनी आवश्यकता को देखते हुए कैपेसिटी बिल्डिंग मद से अपने लिए आवश्यक मात्रा में उपकरण खरीद लें। जो भी संसाधन की आवश्यकता है कर लें। जहाँ जहाँ आपदा का प्रभाव पड़ने की संभावना होती है वहाँ पे किस प्रकार की तैयारी की जानी है, किस प्रकार से मशीन को तैनात किया जाना है, जेसीबी मशीन या और कोई मशीन, किस प्रकार से मैन पावर की तैनाती की जानी है, उसके लिए व्यवस्था कर लें। तो जनपदों द्वारा इस बारे में कार्रवाई की जा रही है। फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग के लिए वनाग्नि पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती है। गर्मी का सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। प्रभागीय वन अधिकारी अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर शिवी जोशी द्वारा सल्ट रेंज अंतर्गत फायर क्रू स्टेशन बैरगखाल, झिमार, सदर, मनाली का निरीक्षण किया गया। व क्रू स्टेशन की व्यवस्था को चाक चौबंद करने के वन क्षेत्र अधिकारी सल्ट को निर्देश दिए। प्रभागीय वनाधिकारी अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर शिवी जोशी ने कहा, फायर सीजन को देखते हुए सल्ट रेंज के क्रू स्टेशनों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान क्रू स्टेशन पर सभी कर्मचारी व फायर वॉचर भी मौके पर तैनात पाए गए। सड़क के दोनों ओर सफाई करने, नियंत्रित दहन करने, स्थानीय ग्रामीणों के साथ विभिन्न गोष्ठी के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। भूमि संरक्षण वन प्रभाग के सल्ट राज्य के अंतर्गत मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है और जो फायर सीज़न चल रहा है उससे संबंधित मैंने जायज़ा लिया अलॉन्ग विद हमारे जो रेंजर साहब हैं उनके साथ। और जो विभिन्न क्रू स्टेशंस हैं वहाँ पे हमने विज़िट किया और जो भी हमारे फील्ड कर्मी हैं जो क्रू स्टेशंस पे हैं वो वहाँ तैनात पाए गए और सारी जो हमारी प्रिपरेशन है वो फुल प्रूफ है। और साथ ही में कंट्रोल बर्निंग की जा रही है, नियंत्रित दहन जो है वो किया जा रहा है समय समय पर। और उनको दिशा निर्देश दिए गए कि रोड के जो दोनों तरफ सफाई करना और नियंत्रित दहन करना, इन सब जनता को जो विभिन्न गोष्ठियाँ हैं उनके माध्यम से जागरूक करने के लिए उनको निर्देश दिए गए। जितने भी मेरे तहत 5 रेंजेस हैं, हर रेंज में 5 क्रू स्टेशन का निर्माण किया गया है और एक मास्टर जो कंट्रोल रूम है वो डिवीजन स्तर पर बनाया। अवैध खनन को लेकर खनन विभाग के निदेशक ब्रजेश संत ने कहा कि राज्य में पहली बार खनन विभाग ने तय लक्ष्य से 200 करोड़ रुपए ज्यादा राजस्व प्राप्त किया है। खनन निदेशक ने कहा कि राज्य में अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कार्य किए गए हैं, जिसका परिणाम राजस्व प्राप्ति में दिख रहा है। खनन निदेशक ने कहा कि तहसील, जनपद और राज्य स्तर पर अवैध खनन को कंट्रोल के लिए टीमों का गठन किया जा चुका है।
ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार, असत्य, भ्रामक है, मेरा ये मानना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो खनन राजस्व है उसमें बहुत तीव्रता से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अब समाप्ति की ओर है उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। वो आज तक, जब तक इस उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ है, इस राज्य के गठन 2002 के उपरांत 2025 तक, अब हम 2025 में आ गए हैं, इतना राजस्व कभी भी राजस्व खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। यह राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 गुना है। यह राजस्व आज तक फाइनेंस ने जब भी टारगेट दिया है उस राजस्व को, ये प्रथम बार है कि हमने न केवल पूरा किया है बल्कि उससे 200 करोड़ से ऊपर सरप्लस राजस्व लेके आए हैं। खनन विभाग की ये उपलब्धि कही जा सकती है। और इसके अतिरिक्त इस सब के पीछे इससे ये सिद्ध तो होता ही है कि कहीं ना कहीं नियंत्रण लगा है, प्रभावी नियंत्रण लगा है खनन, अवैध खनन पर। और इसके पीछे इसके जो हम लोगों ने इसके लिए जो मॉडस ऑपरेंडी अपनाया है वो ये है कि एक तो हमने नियमों का सरलीकरण किया सबसे पहले, और दंडात्मक कार्रवाई बढ़ा दी। नियमों का सरलीकरण करने के साथ साथ दंड बढ़ा दिए। नंबर 2, हम लोगों ने नई नई टेक्नोलॉजीज का प्रयोग कर रहे हैं। और नंबर 3, टास्क फोर्स तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, तीनों स्तर पर गठित है, जो लगातार सर्वेलेंस करती है, लगातार देखती रहती है कि कहीं किसी तरह का कोई अवैध खनन ना हो। और जहां तक ये प्रश्न है कि रात्रि में खनन से भरे हुए ट्रक चलते हैं या इस तरह की बातें भी आती हैं, तो उसके लिए मेरा ये कहना है कि स्टोन क्रशर जो स्टील प्लांट होता है, वहां से तैयार माल जब निकलता है वो हमेशा वैध प्रपत्र के साथ निकलता है। और ट्रक रात में इसलिए ज्यादा चलते हैं क्योंकि भारी वाहनों की दिन में अनुमति नहीं है शहर में, एक बात। दूसरा, इसके पीछे भी कारण ये है कि हमारा प्रदेश एक तीर्थ मतलब पिलग्रिमेज टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रदेश है। तो ना केवल धर्मार्थी, सामान्य पर्यटन के लिए जो लोग आते हैं उनको भी यातायात बाधित ना हो, और प्लस दुर्घटना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तराखंड प्रांत कार्यवाह दिनेश सेमवाल ने बताया कि संघ के शताब्दी वर्ष विजयदशमी पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शताब्दी वर्ष पर 2 अक्टूबर 2025 को विजयदशमी पर्व पर कार्यक्रमों का आरंभ होगा। वहीं नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के मध्य 21 दिन तक घर घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। उत्तराखंड में 649 बस्तियों में हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। 20 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 तक अधिकतम स्थान पर 7 दिनों तक शाखा भी लगाई जाएंगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक बेंगलुरु में 21 से 23 मार्च को संपन्न हुई थी। कि अभी पूर्व में बताया गया है कि यह संघ की शताब्दी वर्ष है, हमने कार्य योजना निश्चित की है। तो 2 अक्टूबर विजयदशमी के दिन से ही और विजयदशमी के कार्यक्रम से ही और शताब्दी वर्ष का आरंभ होगा। तो इस शताब्दी वर्ष में और विजयदशमी के अवसर पर बड़े बड़े गणवेश के अंदर ऐसे संचलन के कार्यक्रम, पथ संचलनों के कार्यक्रम रखे हैं। इसके बाद नवंबर 2025 से और जनवरी 2026 के मध्य, यानी कोई 3 सप्ताह के अंतर्गत अपना कोई फोल्डर लेकर कोई योजना, सेवा के कार्य, अपने विचार और इन सबको घर घर, इसको गृह संपर्क अभियान है, गृह संपर्क योजना के अंतर्गत, और 3 सप्ताह में हमने इस कार्यक्रम अभियान चलाना है। ऐसे ही उत्तराखंड में 649 बस्ती और 712 मंडल, इन मंडलों में और बड़े बड़े हिंदू सम्मेलन, विराट हिंदू सम्मेलन की योजना रहेगी। इसके बाद नगर और खंडों में खंड स्तर पर सामाजिक सद्भाव बैठकें, सद्भाव गोष्ठियां, ये आयोजन किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रमुख जन गोष्ठी यानी नागरिक गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। और फिर अंत में प्रांत, विभाग और जिला, इसी स्तर पर विद्यार्थी सम्मेलन, युवा सम्मेलन, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होगा। और फिर अंत में अंतिम जो कार्यक्रम है वो 20 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 तक अधिकतम स्थानों तक, जो स्थान हमारे छूटे हैं, यानी जैसे कि 7,500 ग्राम पंचायतें उत्तराखंड के अंदर हैं,
तो सब स्थानों तक हम पहुंचे, सब स्थानों तक हमारी शाखा लगे। जो छूट गए हैं वहां तक भी हमने पहुंचना है। तो 7 दिनों के अंदर जो शाखा विहीन स्थान है वहां तक भी उन शाखा लगाने की हमारी ऐसी योजना। 5-7 ये कार्यक्रम वर्ष भर तक और शताब्दी यानी इस अक्टूबर से लेके अगले अक्टूबर तक हमने इन कार्यक्रमों का आयोजन। देवभूमि उत्तराखंड के फलदाकोट गांव की चर्चा इन दिनों पूरे देश में बनी हुई है। फलदाकोट गांव में रहने वाले किसान नवीन पटवाल द्वारा गुच्छी मशरूम की व्यावसायिक खेती को सफलतापूर्वक किया गया है। इसके कारनामे को अंजाम देने के बाद से नवीन पटवाल इन दिनों चर्चाओं में बने हुए हैं। बताते चले कि इससे पहले आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी इस मशरूम की व्यावसायिक खेती सफलतापूर्वक नहीं की है। उसके बावजूद नवीन पटवाल द्वारा उत्तराखंड के गाँव में इस खेती को सफलतापूर्वक किए जाने पर पूरे क्षेत्र में उनका डंका बजता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि नवीन पटवाल आईटी प्रोफेशनल हैं, जो कि लंबे समय से गुच्छी मशरूम की व्यावसायिक खेती करने का कार्य कर रहे थे। उन्हें पता था कि अगर वे गुच्छी मशरूम को उगाने में सफलता हासिल करते हैं तो ये भारत में पहली बार होगा। वही ग्राम प्रधान विजय दर्शन ने बताया कि नवीन पटवाल ने कुछ साल पहले शहरों की चकाचौंध को छोड़कर अपने गांव लौटने का फैसला किया। उन्होंने मशरूम की खेती में अपनी किस्मत आजमाई और आज वे उस मशरूम को उगाने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। वहीं जिला उद्यान अधिकारी राजेश तिवारी ने बताया कि गुच्छे मशरूम का उत्पादन हिमाचल और जम्मू कश्मीर में ही किया जाता है, लेकिन जनपद पौड़ी में पॉली हाउस में इसका उत्पादन करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश सरकार नवीन पटवाल के साथ एग्रीमेंट कर जनपद पौड़ी के 10 ऐसे में मशरूम का उत्पादन करने जाएगा जहां पर इसके उत्पादन के लिए क्लाइमेट उपयोगी हो। पटवाल है और मेरा गांव ये फलदाकोट है, विलेज का फलदाकोट। और मैं वैसे दिल्ली एनसीआर से बीटेक हूँ कंप्यूटर साइंस में, और 2007 से मैं मशरूम उगा रहा हूँ। और 2023 से मेरे दिमाग में गुच्छी मशरूम थी। ये आज इसका तीसरा साल है। पहले इनिशियल 2 साल मेरे फेलियर रहे और 2025 में हमारे पास ये जो क्रॉप आई है, भयंकर क्रॉप है। 100 मीटर स्क्वायर बेड एरिया में हमने 100 किलो फ्रेश मशरूम प्रोड्यूस करी है, जिसको ड्राई करके आप 12 किलो मान के चलिए, मोटा मोटा 10 से 12 किलो सूखने के बाद मशरूम हो जाएगी। इसका मार्केट में डिटेल में प्राइस देखें तो साइज के ऊपर जंबो साइज जैसे बोलते हैं 30 से 35 हज़ार रुपये का प्राइस है। इसे मोदी जी की मशरूम से भी जाना जाता है और ये विश्व की तीसरी सबसे महंगी सब्जी में से माना जाता है। पहली 2 भी मशरूम है वो वाइट ट्रफल और ब्लैक ट्रफल्स हैं। और ये हमारे गांव में हुई है, बहुत बड़ी बात है। इससे पहले इसके ट्रायल हुए हैं कुछ, और 2020 और 21 में डीएमआर सोलन ने ट्रायल किए। 20 में शायद सिंगल फूड बॉडी बनी थी इनकी, जो मैंने लिटरेचर पढ़ा था, और 21 में इनके 4 किलो क्रॉप निकली थी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे इतने से एरिया में ही 4 किलो मशरूम है इस वक्त। और मैं बड़ा खुश हूँ इसको कि ये हिमालय के लिए एक ब्रेक थ्रू है रिवर्स माइग्रेशन के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आलू, प्याज और इस तरीके की सब्जियाँ उत्तराखंड में पहाड़ों के लिए, जो बहुत छोटे छोटे किसान हैं और छोटे छोटे खेत हैं सीढ़ीनुमा, और अगर ऐसी महंगी क्रॉप हम नहीं करेंगे तो ये फिजिबल नहीं है चलना। कब कितनी बार आपको सफलता मिली गुच्छी उगाने में? सर ये पहला साल है हमारा, और पहला ही एक ही ग्रीन हाउस था 100 मीटर स्क्वायर का, और जो तीसरा साल है, तीसरे साल में हमें जाके ये सफलता मिली है। अच्छी मशरूम की जो खेती है कोट ब्लॉक के फलदाकोट गांव में ही इसका उत्पादन हुआ है, और इसका उत्पादन नवीन पटवाल जी द्वारा किया गया है, जिनका ननिहाल हमारे गांव फलदाकोट में है। नवीन पटवाल जी द्वारा बताया गया कि पिछले 2 साल से मैं इस पर रिसर्च कर रहा था और दोनों साल हमें फेलियर मिला। तीसरे साल जाके हमें ये सफलता प्राप्त हुई है। 2 पॉली हाउस हमारे द्वारा ही उनको उपलब्ध कराए गए थे, और दोनों पॉली हाउस में जो इनके द्वारा ट्रायल किया गया था वो सक्सेस रहा है। निश्चित रूप से उस युवा की इस पहल की मैं सराहना करता हूं, और ये हमारे गांव के लिए और हमारे पौड़ी गढ़वाल के लिए, विशेष तौर से पौड़ी गढ़वाल के लिए एक सौभाग्य की बात है, और मैं नवीन पटवाल जी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मिस्टर नवीन पटवाल करके हैं, वो यहाँ पर शुरू किए थे। 100 वर्ग पॉली हाउस के एक खाली पड़ा हुआ था और उसमें उन्होंने काम किया। ऊपर उसके ब्लैक कलर का सेट नेट लगाकर, और उसका टेम्परेचर जो है 15 से 25 डिग्री के सेंटीग्रेड उन्होंने कवर करते हुए, और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। मैं समझता हूँ इंडिया का ये पहला एक्सपेरिमेंट था जो सक्सेस हुआ। अभी तक इस तरह सक्सेसफुल जम्मू कश्मीर।
लगातार सूख रहे जल स्रोत और नदियों के घटते जल स्तर के चलते पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी है। लगातार बढ़ते जल संकट को देखते हुए ग्रीन हिल ट्रस्ट द्वारा अल्मोड़ा में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मेयर अजय वर्मा ने शिरकत की। इस दौरान GIS एक्सपर्ट, विषय विशेषज्ञ व अन्य अधिकारियों ने जल संकट को लेकर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि घटना जल स्तर और बढ़ती जल समस्या को लेकर सभी को चिंता करनी होगी और इस पर कार्य करने के लिए सभी को एक मंच अपनाकर आगे बढ़ना होगा। वक्ताओं ने कहा कि जल संचय को लेकर हम सभी प्रयास नहीं करेंगे तो भविष्य में जल संकट बड़ी त्रासदी बनेगा। एक वारी विमर्श जल पर चर्चा इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस गोष्ठी को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि एक नागरिक होने के नाते हम सब इस बात के बारे में सोचें और चिंता करें और कुछ न कुछ कार्य करें कि जो घटता जल स्तर है, बढ़ता जल संकट है और घटती हुई जल की गुणवत्ता है, इसके बारे में हम सोचें और इसके बारे में कार्य करें। और इसी को लेते हुए आज यहाँ पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है और इस गोष्ठी में हमारे साथ हमारे प्रोफेसर रावत जी जुड़े हुए हैं, जो कि GIS एक्सपर्ट हैं और साथ ही उन्होंने नदियों पे बहुत ज़्यादा उनका काम है और समय की आवश्यकता है कि जो उन्होंने प्लान बना रखे हैं, जो वो प्लान्स हैं, उनको धरातल पर एग्जीक्यूट किया जाए और जो हमारी छोटी जलधाराएं हैं या जो भी जल स्रोत हैं, उन आज की उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए और इन छोटी छोटी जलधाराओं और स्प्रिंग्स को, वाटर सोर्सेस को रिजुविनेट करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए कार्य किया जाए। आज जैसा हमको देखने को मिलता है, क्योंकि जल ही जीवन है और जल को बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य भी होता है, नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है देश के हर नागरिक को ही नहीं, दुनिया के हर नागरिक को, क्योंकि पानी जो जल है ये वास्तव में मनुष्य का एक प्राण है, एक जीवन है। इसको बचाना अति आवश्यक ही है। जैसा देखने को मिल रहा है, जल के जो स्रोत हैं वास्तव में इस जो पुराने स्रोत थे वो सूख रहे हैं और नए स्रोत डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, रिचार्ज हो नहीं पा रहे हैं और ये भविष्य में बहुत बड़ा एक संकट हमारे लिए पैदा हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए हम किस तरीके से इनका रखरखाव कर सकें, किस तरीके से इनकी सुरक्षा, इनकी रक्षा कर सकें। देहरादून में व्यापार मंडल ने SSP कार्यालय का घेराव किया। व्यापार मंडल के सदस्यों का कहना है कि एक राजनीतिक दल द्वारा उनको डराया व धमकाया जा रहा है, वो भी पहाड़ व मैदान के नाम पर, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही व्यापार मंडल अध्यक्ष का कहना है कि जिस तरह से इन लोगों के द्वारा व्यापारियों को डरा धमकाया जा रहा है और पुलिस लीपापोती कर रही है, वे चिंताजनक है। व्यापारियों ने इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तरीके से व्यापारियों को धमकाया जा रहा है और हमें लगता है कि इस मामले में लीपापोती की जा रही है। हमारी ये मांग है कि ये लोग पकड़े जाने चाहिए जो हमारे उत्तराखंड के माहौल को खराब कर रहे हैं। ये जानबूझ के हमारे व्यापारियों में ऐसे संदेश भेज रहे हैं, ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं, भड़काऊ पोस्ट डाल रहे हैं कि अगर व्यापारी भड़क गया तो यहाँ पे उग्र आंदोलन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये मांग करने के लिए आए हैं कि ये लोग जो हमें भड़का रहे हैं, हमारे को तंग कर रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ पे पैसों की मांग हुई पिरामिड के यहाँ, तो इस चीज का हम विरोध करते हैं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। आज की डेट में जो अगर हम लोगों को डराया जाएगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इसमें सरकार को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना काल में बाजार बंद रहे और फिर भी व्यापारियों ने साथ दिया। व्यापारी एक ऐसा बंदा है जिसके व्यापार से सारा प्रशासन चलता है, सारी सरकारें चलती हैं और व्यापारियों को उत्पीड़ित ना किया जाए, प्रशासन से यही हमारी मांग है। और दूसरी बात यह है कि जब ये उत्तराखंड बना, व्यापार मंडल ने और व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी और एकजुट होके इस आंदोलन में साथ दिया, तो आज क्या हम मतलब व्यापार में यहाँ उत्तराखंड में पैदा हुए और हम उत्तराखंड से बाहर हो गए? हम पहले उत्तराखंडी हैं और बाहर के आए हुए लोग बाद में उत्तराखंडी हैं। थाना राजपुर और थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत होटल और रेस्टोरेंट में जबरन घुसकर धमकी और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कर्मचारियों से जबरन पैसे लेने के मामले में यूकेडी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ थाना रायपुर और थाना राजपुर में आशुतोष नेगी और आशीष नेगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वही SSP अजय सिंह का कहना है कि 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे, एक रायपुर और दूसरा राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।
इसमें 2 नामजद आरोपियों के पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि यूकेडी के कार्यकर्ता आशुतोष नेगी पौड़ी का हिस्ट्री शीटर हैं और पौड़ी में करीब 8 मुकदमे दर्ज हैं। ये देखिए 2 थाना क्षेत्र में दर्ज हुए थे मुकदमे। इसमें कुछ वीडियोस आए थे जिसमें वादी द्वारा बताया गया था दोनों जगह पर कि रेस्टोरेंट या होटल में आकर अनैतिक दबाव बनाया गया और गाली गलौज की गई, धमकाया गया और जो पैसे पेमेंट की कुछ बात थी उसको लेकर डरा धमका कर एक्सटॉर्शन की बात बताई। उनकी तहरीर पर पहले जो राजपुर थाना क्षेत्र में आई थी उसमें विगत 7 दिन पहले आई थी, उसमें जाँच के उपरांत उसमें जो है सत्यता पाए जाने पर उसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। रायपुर थाना क्षेत्र में भी इसी तरह एक रिजॉर्ट में इस तरह की जो बात आई थी, जो वादी ने बताया कि उनको आकर धमकाया गया, दबाव बनाया गया, उसको लेते हुए जो उनकी तहरीर थी उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। जो इसमें संदिग्ध लोग जो प्रकाश में आए थे, जो वीडियो फुटेजेस में था, जो वादी की कंप्लेंट में लिखवाया गया था, उन लोगों को पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।